वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 20वें टॉपिक के साथ में 20वें लेक्चर के साथ में तो देखिएगा, हमने पिछले टॉपिकों में लार ग्रंथि की संरचना और यकृत के बारे में बताया था। अब यकृत के कार्य, ध्यान देना, यकृत क्या कार्य करता है। यकृत ग्रंथि हमने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ध्यान देना। अब यकृत की दाईं पाली, यकृत की दाईं पाली बड़ी होती है, जिसकी निचली सतह पर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, हरे रंग की, जिसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। अब पित्ताशय में किसका संग्रह होता है? पित्त का। तो यकृत क्या कार्य करता है? यकृत, ध्यान देना, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है और संग्रह किस में होता है? पित्त वाहिनी के द्वारा। यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से मिलकर के क्या करती है? संग्रह पित्ताशय में। तो आप देखिएगा आगे देखो, पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा, पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पित्त रस का संग्रहण किया जाता है। तो ध्यान देना, आगे देखो, यकृत में पित्त रस का निर्माण किया जाता है। आगे देखो, इसी टॉपिक में यकृत में पित्त रस का निर्माण किया जाता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण किया जाता है। यह पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। ध्यान देना, यकृत से पित्तरस, यकृत से पित्तरस यकृत वाहिनी, यकृत वाहिनी उपतंत्र, कौन सा उपतंत्र? यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्त वाहिनी द्वारा, और पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ लाया जाता है? यकृत में पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में आता है। ध्यान देना, यकृत में पित्तरस का निर्माण किया जाता है। यकृत से पित्तरस यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में आता है। अर्थात यह पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है, हम यो भी कह सकते हैं। आगे देखो, पित्ताशय से, पित्ताशय नलिका द्वारा, पित्ताशय से, पित्ताशय नलिका द्वारा पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। ग्रहणी में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। ध्यान देना बेटा, आपकी पुस्तक में ग्रहणी के स्थान पर क्या लिखी हुई है? ग्रसनी। उसको सही सही कर लें आप। ग्रसनी ग्रहणी है, वो ग्रहणी छोटी आंत्र का भाग होती है, ध्यान देना। तो ग्रहणी कर लें उसको, मिसप्रिंट हो रहा है उसमें। तो पित्ताशय से, पित्ताशय से, पित्ताशय नलिका द्वारा, पित्ताशय से क्या निकलेगी? पित्ताशय नलिका निकलेगी, जिसके द्वारा पित्तरस को कहाँ लाया जाता है? ग्रहणी में लाया जाता है। ध्यान देना, पित्तरस एक पाचक रस होता है। क्या होता है? पित्तरस एक पाचक रस होता है। क्या होता है? पित्तरस एक पाचक रस होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यकृत क्या कार्य करता है? सुनो ध्यान से। यकृत
पित्तरस का निर्माण करता है, अर्थात यकृत कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है या पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है। जो पित्ताशय, इस पित्तरस को यकृत से पित्ताशय वाहिनी उपतंत्र और पित्तवाहिनी के द्वारा कहाँ ले जाता है, पित्ताशय में। अर्थात पित्ताशय क्या करता है, पित्तरस का संग्रहण करता है। पित्ताशय द्वारा निर्माण नहीं होता है, ये तो संग्रह करता है ओनली, थैलू में संरचना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा देखें इसको कि यकृत में पित्तरस का निर्माण किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं हम कि पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत से इसे कहाँ ले जाता है, यकृत पित्तवाहिनी और यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्तवाहिनी के द्वारा कहाँ लाया जाता है, इसको पित्ताशय में लाया जाता है। और पित्ताशय से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्तरस को ग्रहणी में लाया जाता है। पित्तरस एक पाचक रस होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, पहली यकृत, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, संग्रह कहाँ होता है, पित्तरस का पित्ताशय में, और पित्ताशय से इसे यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्तवाहिनी के द्वारा ग्रहणी में लाया जाता है। अर्थात पित्तरस एक पाचक रस होता है, ध्यान देना। अब आता है आपको तीसरी जो ग्रंथि होती है, वो होती है आपकी अग्नाशय। तीसरी आहार नाल से संबंधित जो ग्रंथि है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, तो देखिए बेटा, तीसरे जो प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, PANCREAS, पैनक्रियाज ग्लैंड। इसमें देखें, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कैसे होती है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसी होती है, मिश्रित प्रकार की, अर्थात यह बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। प्रश्न आता है बेटा कब से परीक्षा में, क्या आता है कि मानव में पाई जाने वाली किसी एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए। क्या नाम है, अग्नाशय। और बहुत बार प्रश्न आए, 10th में खूब आते हैं प्रश्न कि मानव में एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि का नाम बताइए। ध्यान देना, तो कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो ध्यान देना, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। तो देखिएगा, यह है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कैसी होती है, दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। पहली कौन सी थी, यकृत। ध्यान देना, आगे देखो, यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसी होती है बेटा, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है इसका, जो यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार के कार्य करती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। ध्यान देना, पूछ लिया जाता है कि मानव में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। यो भी आ सकता है, कौन सी है, अग्नाशय। और यो भी आ सकता है कि मानव में पाई जाने वाली किसी एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए।
कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न आया ये बोर्ड में, इसलिए आगे देखिएगा। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ध्यान देना, अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है। अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है, जिनके द्वारा, ध्यान देना, अंतःस्रावी हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्त्रावण किया जाता है। जबकि बाह्यस्रावी प्रकार कौन सी होती है? अग्नाशय रस स्त्राव करती है। तो देखो इसे दोनों कार्य है, अंतःस्रावी और बाह्य स्त्रावी। आगे देखिएगा, अग्नाशय द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन, अग्नाशय द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन पूछा था प्रश्न। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्त्रावण किया जाता है, का स्त्रावण किया जाता है। तो ध्यान देना बेटा, यही प्रत्येक लाइन में आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, ध्यान रखना। कैसे? कि अंतःस्रावी हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्त्रावण किया जाता है। प्रश्न आता है कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित किन्हीं दो अंतःस्रावी हार्मोन का नाम बताइए। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित किन्हीं दो अंतःस्रावी हार्मोन के नाम बताइए। कौन कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ध्यान देना। आगे देखो, ये तो हो गया अंतःस्रावी। और बाह्यस्रावी कौन सा होता है? ध्यान देना, अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी, अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी पदार्थ, अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी पदार्थ, अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी अग्नाशय रस करो, अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। देखो फिर प्रश्न बनता है बेटा एक नंबर में, क्या? कि अग्नाशय द्वारा बाह्यस्रावी पदार्थ, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित बाह्यस्रावी पदार्थ का नाम बताइए। क्या जाएगा? अग्नाशयी रस। ध्यान देना, अग्नाशय रस बेटा सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। ध्यान देना, अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली, जितने भी रस होते हैं पाचक रस 5 प्रकार के होते हैं। लार, जठररस, पित्तरस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस, ये 5 प्रकार के पाचक रस होते हैं। उनमें सबसे शक्तिशाली रस कौन सा होता है? अग्नाशय रस होता है, क्योंकि यह भोजन में उपस्थित सभी प्रकार के जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी का पाचन आसानी से कर देता है। तो देखिएगा आगे इसके बारे में चर्चा की जाती है कि अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है, जो भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्णतः पाचन कर देता है। तो देखिएगा, लिखिए, अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम छोटी आंत्र में पाचक एंजाइम ग्रहणी, ध्यान देना बेटा,
छोटी आंत्र का भाग होती है ग्रहणी, छोटी आंत्र का प्रथम भाग, छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है, बताया हमने आपको, ग्रहणी, अगर छूतांत्र और छूतांत्र। तो ध्यान देना, ग्रहणी पाचक एंजाइम ग्रहणी में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूर्ण पाचन कर देते हैं। तो ध्यान देना बेटा, दोबारा देखें इसको कि अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम। अब अग्नाशय रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं पता होना चाहिए आपको। ध्यान देना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बताएंगे इनके बारे में। जो क्या करते हैं, तो वसा पाचक कौन सा होता है? लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट पाचन कौन करेगा? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और भी होते हैं बहुत सारे, बताएंगे आपको। इसमें एक सारणी दे रखी है आपको पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नाशय रस में सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम ग्रहणी छोटी आंत्र का भाग होता है। ग्रहणी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर देते हैं। तो ये कठोर पदार्थ होते हैं जिनको सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है, जटिल पदार्थ होते हैं जिनको सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। अब देखो, अग्नाशय ग्रंथि यकृत, ग्रहणी, तिल्ली से घिरी होती है। किससे घिरी होती है अग्नाशय ग्रंथि? पता होगा आपको। अग्नाशय ग्रंथि यकृत, ग्रहणी और तिल्ली, मतलब पिलिहा। इसमें देख लो, एक पॉइंट और लिख रहे हैं आपको। अग्नाशय ग्रंथि यकृत, ग्रहणी और तिल्ली। यकृत, ग्रहणी और तिल्ली आदि से घिरी होती है। आदि से घिरी होती है। आदि से घिरी होती है। देखो, यह 6 से 8 इंच लंबी, 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार या अनियमिताकार कैसे होती है? यू आकार या अनियमिताकार होती है। लंबी कितनी होती है? 6 से 8 इंच लंबी होती है। यू या अनियमिताकार होती है। ध्यान देना, अग्नाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं, अग्नाशय द्वारा स्रावित अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या कार्य है? अंतःस्रावी हार्मोन है अग्नाशय द्वारा स्रावित अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन शरीर में रक्त शर्करा, जो ग्लूकोज शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मतलब शरीर में ग्लूकोज या रक्त शर्करा जो भी होती है की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ इस समय चल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें देखो आप, अग्नाशय द्वारा स्रावित अंतःस्रावी हार्मोन
स्रावी हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन शरीर में या रक्त में, ये भी कह सकते हैं हम, शरीर में ग्लूकागॉन मिलकर, करो इसके एक पॉइंट और लिखो, सॉरी, ग्लूकागॉन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। रक्त शर्करा के स्तर या रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो ध्यान देना। तो देखिए बेटा, प्रश्न आते हैं कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित बाह्य स्त्रावी पदार्थ को क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसमें? पाचक एंजाइम होते हैं जैसे, और अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है, जिसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ध्यान देना, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित या गृहिणी में आने वाले प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पूर्णतः पाचन कर देते हैं। आगे देखिएगा, अब आपके ही ध्यान देना, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ पूर्ण होती है, मतलब पाचन तंत्र आपका वर्णन आपका पूर्ण होता है पूरा। ध्यान देना। अब आता है पाचन क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया की प्रश्न आता है बेटा कि अग्नाशय में, आमाशय और छोटी आंत्र में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए। तो आपके मेन जो पाचन होता है वो होता है मुखगुहा, आमाशय और छोटी आंत्र। तो ध्यान देना। अब आता है भोजन के पाचन की क्रिया, इसके बारे में देखेंगे। भोजन के पाचन की क्रियाविधि। तो पाचन की क्रियाविधि हम पढ़ेंगे। हमने आपको पहले बताया था बेटा कि पाचन किसे कहते हैं। ध्यान देना, पाचन की क्या परिभाषा है, फिर भी एक बार आप देख लें। पाचन, अब पाचन शब्द पढ़ रहे हैं, भोजन का पाचन, तो पाचन क्या है? ध्यान देना कि भोजन के जटिल अणुओं का, देखो भोजन के जटिल अणुओं का क्या करते हैं? अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अब किसके द्वारा बदला जाता है? एंजाइम के द्वारा, पाचक एंजाइमों के द्वारा। तो एंजाइमेटिक जलप्रदान द्वारा। तो बड़ी परिभाषा हो जाएगी। तो शॉर्ट में क्या लगे हम? भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो ध्यान देना, परिभाषा देखो इसकी, भोजन के जटिल अणुओं का, भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में, अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। कि भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। मानव एक कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी होता है, अर्थात इसके भोजन में
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यही क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। तो आप देखिएगा अगला पॉइंट है, मानव एक सर्वाहारी ओमनिवोरस प्राणी होता है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी होता है। तो ध्यान देना इसके भोजन में क्या क्या होते हैं, ध्यान देना कि मांसाहारी प्राणी होते हैं कई, तो ध्यान देना 5-6 चीज़ें बड़ा ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो 3 चीज़ें ये देखना, ये ध्यान देना, इनके भोजन इनके पाचन की आवश्यकता है, इनका पाचन आवश्यक है, इनका पाचन आवश्यक है। और 3 चीज़ें ये विटामिन, खनिज लवण, इनके पाचन की आवश्यकता नहीं है, इनके पाचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं। ध्यान देना बेटा, गौर फरमाना कि जटिल पदार्थ कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके पाचन की आवश्यकता है मेनली। तो इसीलिए हमारा तंत्र पाया जाता है। कौन सा पाचन तंत्र, ध्यान देना कि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात उसके भोजन में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। यदि इनमें से एक ही चीज़ कमी हो जाए, पहले पाठ में पता था आपको कि रोग हो जाते हैं, कुपोषण, तो ये संतुलित भोजन है। यदि एक की भी कमी हो जाए तो इनकी अनुपस्थिति में भोजन क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। तो देखो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट कमी से कई प्रकार रोग हो जाते हैं, प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकोर मेरास्मस, वसा कमी से रोग हो जाता है कौन सा, जी हाँ, कई प्रकार के। और तो ध्यान देना, आगे का टॉपिक इससे आगे हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।